Hello students, welcome to Agrimon YouTube channel. My name is Abhay Sarva and it's a plant pathology lecture number 5.1. In this lecture, we talk about some general characteristics of the fungi. So let's start. So firstly, we talk about its definition, then we're going to the specing terms of the fungi. So let's start. Fungi are the eukaryotic spore-bearing achlorophyllous organisms. सो जो हमारे फंजाई होते हैं ये यूक्रोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. यूक्रोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज वगैरह होती है. दीज आर द आल्सो वी कॉल्ड एज अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म. ये मल्टी सेलर भी होते हैं, ठीक है. और ये क्या होते हैं, स्पोर बेरिंग एक क्लोरोफाइलस ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. और ये एक क्लोरोफाइलस ऑर्गेनिज्म है. एक क्लोरोफाइलस ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर पाते, यानी कि अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते. एंड आल्सो विद द एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन. उनका जो वे ऑफ द अपटेक ऑफ द न्यूट्रिशन है वो कौन सा है, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन. ये क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं फूड को. जब भी ये किसी होस्ट प्लांट पे अटैक करते हैं तो उस होस्ट में से क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्व करते हैं. सो किस तरीके से एब्जॉर्व करते हैं वो हम आगे वाले एक नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह करेंगे, वो आपको अच्छे से समझ आएगा. दैट जनरली रिप्रोड्यूस बाय बोथ सेक्सुअली एंड द एसेक्सुअली. ये सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि दीज आर द मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म और द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होने के कारण इनके पास मेम्ब्रेले ऑर्गेनेलिस भी है, सारा कुछ है, इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इजीली कर सकते हैं. लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये देखने में आता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होती है जब इनको प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलती हैं. जब प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस अगर फंजाई को प्रॉपर मिलेंगी तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है. नहीं तो ज़्यादातर हमारे यही चांसेस होता है कि जो फंजाई है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं. एंड हुज सोमैटिक स्ट्रक्चर एज नोन एज अ हाइफा. और इनकी जो सोमैटिक बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइफा होता है. हाइफा कुछ नहीं है, इज अ थ्रेड लाइक पार्ट, जो एक थ्रेड जो कि एक धागे की तरह दिखाई देता है, एक थ्रेड की तरह दिखाई देता है, उसको हाइफी कहते हैं. और ग्रुप ऑफ हाइफी क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं. इसके हम आगे एक डायग्राम भी देखेंगे कि हाइफी क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है, स्पोर क्या होता है, किस तरह स्पोर से हाइफी बनता है, हाइफी से माइसीलियम किस तरह बनता है, किस तरह पूरी फंजाई बॉडी बनती है, हम आगे देखेंगे. Are surrounding by the cell wall containing chitin and the glucans as the skeleton component. और इनकी जो हाइफी होती है वो किससे सराउंडेड होती है, सेल वॉल से सराउंडेड होती है. और उनकी सेल वॉल में क्या होता है, चाइटिन होता है. चाइटिन इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और आल्सो इसे इज द ग्लूकोन. लेकिन इनकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता है. हालांकि पहले कुछ फंजाई ऐसे होते हैं उनमें सेलुलोज होता है, उनको हम अलग से कैटेगराइज कर चुके हैं और जिनको हम oomacytes कहते हैं. हालांकि पहले इनको oomacytes को हम एज अ फंजाई के अंदर इंक्लूड करते थे, लेकिन 1990 के बाद जैसे oomacytes नेक्स्ट टर्म है. ए ग्रुप ऑफ फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म द ओमाइसोटा जनरली रेफर टू द oomacytes, generally refer as a oomacytes until about 1990. Also considered as a lower fungi. So जो oomacytes होता है these are the like of the fungi organisms. ये फंजाई जैसे दिखते हैं, लेकिन इनको हमें सिर्फ 1990 तक हम इनको एज अ सेम कंसीडर किया, क्योंकि वो 1990 के बाद जब थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह हुई प्रॉपर इस पे वो एक क्लासीफाई किया, तब ये देखने को आया कि जो हमारे oomacytes होते हैं उनकी सेलुलोज में ग्लूकोन और सेलुलोज होता है, ना कि चाइटिन होता है. सो इनकी सेल वॉल में चाइटिन ना होने के कारण इनको एक अलग किंगडम में क्लासीफाई कर दिया. पहले हम oomacytes को एज अ फंजाई के ग्रुप में ही क्लासीफाई करते थे, लेकिन उसके बाद आफ्टर द 1990s इसको एक नया किंगडम दिया गया. उस किंगडम का हमने नाम क्या रखा, किंगडम क्रोमिस्टा, और आल्सो वी नोन एज अ स्ट्रोमिनोफिला. सो जो oomacytes होते हैं अब इनको हम एज अ डिफरेंट कंसिडर करते हैं. हालांकि दीज ऑर्गेनिज्म एज लाइक ऑफ फंजाई, इनमें जो काफ़ी हद तक जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो फंजाई जैसे होते हैं, क्योंकि इनमें भी अब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होता है. ये भी इनकी जो बाकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन इनको अब हम अलग से क्लासीफाई करते हैं. सो ये भी काफ़ी अच्छी टर्म है. आप अक्सर एग्जाम में हम अच्छे स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप देखोगे तो ये वाले अच्छे क्वेश्चंस में अच्छे काफ़ी बार पूछा जाता है कि oomacytes की सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज होता है या फिर चाइटिन होता है. तो तब आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सेलुलोज. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज हैबिटेट. इनका हैबिटेट कहाँ रहते हैं. सो मेजोरिटी मोस्ट ऑफ द मोर देन 1 lakh नॉन फंजाई स्पीसीज आर स्ट्रिक्टली स्पोरोफाइटिक एनी लिविंग ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर. जो हमारे फंजाई होते हैं वो ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं. यानी कि ज़्यादातर इनका जो बेसिक जो फूड होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर फूड होता है. दीज आर कॉल्ड एज स्पोरोफाइट्स. स्पोरोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे रहते हैं. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है
कि फंजाई हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ही डिपेंड करेगा। कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे डेड ऑर्गेनिक मैटर पर नहीं डिपेंड करते, ठीक है। मोर देन 10,000 स्पीसीज ऑफ द फंजाई कैन कोज डिजीज इन द प्लांट्स। सो जरूरी नहीं कि जो 1 लाख स्पीसीज ऑफ फंजाई की वो सभी डिजीज कोज करते हैं, इसमें से कुछ बेनिफिशियल भी है और कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी है। सो ऑलमोस्ट 10,000 स्पीसीज ऐसे हैं जो फंजाई की जो कि डिजीज करती हैं। लेकिन अगर हम बेनिफिशियल की बात करें, जैसे मशरूम है, मशरूम को एज अ फूड की तरह हम कंज्यूम करते हैं, इसकी मेडिसिन वगैरह भी बनती है, सो वो हमारे एक एज अ बेनिफिशियल फंजाई के कंसिडर करेंगे। लेकिन ज़्यादातर हम फंजाई को एज अ हार्मफुल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं, क्योंकि फंजाई हर जगह प्रेजेंट है। ये हमारे फूड्स को भी ख़राब करता है, ठीक है, जो हमारे प्रोसेसिंग करने के बाद जब हम फूड को स्टोर वगैरह करते हैं तभी हमारे फंजाई क्या करता है, हमारे फूड को ख़राब करता है। ये हमारे प्लांट्स को भी ख़राब करता है, इवन हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी काफ़ी हद तक ये डिजीज़ कोज करते हैं। ऑल द प्लांट्स आर इफेक्टेड बाय सम काइंड ऑफ फंजाई एंड ईच आर द कॉल्ड पैरासाइटिक फंजाई। ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर जो हर प्लांट कहीं ना कहीं किसी न किसी फंजाई से जरूर इन्फेक्ट होता ही होता है। एंड ईच ऑफ कॉल्ड पैरासाइटिक फंजाई, उनको हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक फंजाई है। और जब भी हम प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारी प्लांट पैथोलॉजी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई बायोटिक एजेंट है तो वो क्या फंजाई है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी प्लांट पैथोलॉजी के अंदर जो डिजीज होती है दीज आर कोज ड्यू टू द फंजाई। सो नंबर वन पे हमारा फंजाई आता है। उसके बाद हम बैक्टीरिया वायरसेस को कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम डिजीज़ होती है, जो मैक्सिमम हम डिजीज़ वगैरह देखते हैं, वो ज़्यादातर उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल जो बायोटिक एजेंट है या फिर जिसको हम इटोलॉजिकल फैक्टर कह सकते हैं, वो क्या होता है, हमारा फंजाई होता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो ये वाला लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि काफ़ी हद तक जो इसी लेक्चर पे हमारा काफ़ी हद तक जो प्लांट पैथोलॉजी डिपेंड करती है। ओके, so some fungi like those causing rust, smut, powdery mildew, downy mildew can grow multiply on their host plant during their entire life. These are known as a obligate parasite or also called as a biotroph. देखो कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो हमें रस्ट करते हैं, जो स्मथ करते हैं, रस्ट, स्मथ, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, इस तरह की डिजीज करते हैं। सो स्टूडेंट, जो हमारे यहाँ पे डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज है, इट इज़ अ ओमाइसीड्स। डाउनी मिल्ड्यू को हम ओमाइसीड्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। पहले डाउनी मिल्ड्यू एक को हम फंजाई कहते थे, लेकिन अब डाउनी मिल्ड्यू किसको हम कंसीडर करते हैं एज अ ग्रुप ऑफ द ओमाइसीड्स। ये एक इस तरह की फंजाई होती है जो कि ग्रो और मल्टीप्लाई करते हैं होस्ट सेल में, जब तक उसका होस्ट उसकी पूरी लाइफ टाइम तक, यानी कि एक होस्ट की पूरी लाइफ टाइम उसके साथ ही रहते हैं, उसको टोटली इन्फेक्ट करते हैं। सो ऐसे जो फंजाई को हम क्या कहते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं। सो ओब्लिगेट पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर कभी डिपेंड नहीं करेंगे। सो इनका जो मेजर जो फूड है वो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पे ही डिपेंड करेगा। अगर आपने उस लिविंग होस्ट को खत्म कर दिया तो ये जो फंजाई ये भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, रसमत। अच्छा, और एक और भी एग्जांपल ऐसे, जैसे फंजाई लाइक वेंचुरिया इनक्वालिस दैट्स कॉज द एप्पल स्कैब डिजीज। जैसे जो वेंचुरिया इनक्वालिस है, ये क्या करते हैं, हमारे एप्पल में स्कैब डिजीज कर दी एंड पासिस अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन देयर होस्ट एज अ पैरासाइट एंड पार्ट ऑफ लाइफ एज अ डेड ऑर्गेनिक मैटर। देखो कुछ हमारे पैथोजेंस ऐसे भी हैं, जैसे एप्पल स्कैब डिजीज का जो फंगस है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी डिपेंड कर सकता है, और इवन वो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पे भी डिपेंड करेगा। यानी कि अपनी लाइफ जब तक उसको लिविंग होस्ट मिलेगा तब तक तो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन जैसे लिविंग होस्ट खत्म हो गया तो वो डेड टिश्यूज पे भी डिपेंड कर सकता है। ये नहीं है कि जैसे रक्त समर्थ है, अगर इनको जब तक लिविंग टिश्यू मिलेगा, यानी कि जब तक उनको लिविंग होस्ट मिला तब तक तो वो अपनी लाइफ साइकिल अच्छे से चलाएंगे। लेकिन जैसे लिविंग टिश्यू खत्म हो गया वैसे इनका भी लाइफ साइकिल क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन विंचुएरा इनक्वालिस के केस के अंदर, एप्पल स्कैब फंगस के केस में ये नहीं होता है। ये डेड ऑर्गेनिक टिश्यू पे उतनी ही अच्छे से अपनी लाइफ साइकिल चलाते हैं जितना कि वो एक लिविंग मैटर पे चलाते हैं। सो इनको हम क्या कहते हैं, ऐसा हेमी बायोट्रॉप्स कहते हैं। सो हेमी बायोट्रॉप्स वो बायोट्रॉप्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पे भी डिपेंड करते हैं और डेड टिश्यू पे भी डिपेंड करते हैं। जबकि जो हमारे बायोट्रॉप्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे, दीज आर द ओनली डिपेंड ऑन द लिविंग फैक्टर। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने कॉपी में जरूर अच्छे से नोट कर लेना है अच्छे से, ताकि आपको आगे वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाली चीज़ें अक्सर आपको काम बहुत ज़्यादा आने वाली है। सो अब एक नई कैटेगरी भी आती है कि अब हमने दो कैटेगरी तो बात कर ली फंजाई की। एक तो वो फंजाई की थी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करती थी, जिसको हमने क्या कहा, सबसे पहले कहा था स्पोरोफाइट। अब उसको अंदर थोड़ा सा डिटेल के अंदर इसमें बात करेंगे, इस पैराग्राफ के अंदर बात करेंगे। उसके बाद हमने बात की बायोट्रॉफ्स की। बायोट्रॉफ्स कौन थे, जो लिविंग ऑर्गेनाइज मैटर पे डिपेंड करते थे। फिर हमने बात की हेमी बायोट्रॉफ्स की। हेमी बायोट्रॉफ्स क्या थे, जो लिविंग पे भी डिपेंड करते थे और डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी डिपेंड करते थे। अब एक नई चीज आती है, दैट इज फैकल्टेटिव स्पैरोफाइट्स। जनरली ग्रो पैरासाइट्स ऑन द होस्ट but continue to live, grow and multiply on the dead organic matter host. They are called facultative sporophyte and the best example is Phytophthora infestis. So हमारे जो फैकल्टेटिव स्पैरोफाइट्स होते हैं वो स्पैरोफाइट्स होते हैं जो
लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पे भी डिपेंड करेंगे और डेड टिश्यू पे ही उतना ही डिपेंड करेंगे। ज़्यादातर जो हमारे स्पैरोफाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, और डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ही डिपेंड करेंगे, लेकिन वो कभी लिविंग टिश्यू पे अटैक नहीं करते। मतलब वो कभी लिविंग टिश्यू में हमें कभी भी अटैक नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे फैकल्टेटिव स्पैरोफाइट्स होते हैं, देखो फैकल्टेटिव और ओब्लिगेट में आपको जो मीनिंग समझा दूं। जो ओब्लिगेट होता है, ओब्लिगेट मतलब एक प्रॉपर, यानी कि वो जो काम करेगा वही करेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। लेकिन फैकल्टेटिव वो होते हैं कि जो अपना काम बदलते रहते हैं, यानी कि वो ये भी कर सकते हैं और उसका वो भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों चीज़ें कर सकते हैं। यानी कि फैकल्टेटिव वो होते हैं यानी कि जो एक से ज़्यादा काम कर सकें, यानी कि वो हॉट क्लाइमेट में भी, जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे वो हॉट क्लाइमेट में भी रह सकते हैं और कोल्ड क्लाइमेट में भी रह सकते हैं। मैं एज एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ, एज ए पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू बात नहीं कर रहा यहाँ पे। लेकिन जो हमारे ऑब्लिगेट होते हैं, डेट्स आर डिपेंडली ऑन द ओनली ऑन समर। अगर वो समर के होंगे तो वो सिर्फ समर में रहेंगे, विंटर के होंगे तो सिर्फ विंटर में ही रहेंगे। सो ऑब्लिगेट का मतलब ऑब्लिगेटरी, यानी कि उनके लिए वो स्ट्रिक्ट कंडीशंस है, यानी कि वो स्ट्रिक्टली अपनी ही कंडीशन में रहेंगे, किसी और कंडीशन में नहीं जाते हैं। लेकिन जो फैकल्टेटिव होते हैं वो दूसरी कंडीशन में इजिली जा सकते हैं, बिकॉज दीज आर द फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव क्या होता है, जो अपना कंडीशन को चेंज कर सकते हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड स्पोरोफाइट। और इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस। देखो जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस है, ये हमारा लेट ब्लाइट डिजीज करता है पोटैटो के अंदर। और ये किसके कारण, इसको हम कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, ऊमाइसीड्स की कैटेगरी में इसको भी हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। देन नेक्स्ट इज अ फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। लिव लिव परफेक्टली वेल इन द सोयल, live perfectly well in the soil or elsewhere as a sporophyte, but can parasite or cause disease in the plant when they got opportunity under the favorable condition do so. Example Alternaria alternata. सो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स वो होते हैं जो स्पोरोफाइटिक तरीके से ही रहते हैं। लेकिन जब स्पोरोफाइटिक तरीके से तब रहते हैं जब उनको पता है कि हमें प्रॉपर होस्ट नहीं मिला, जैसे उनको प्रॉपर कोई होस्ट नहीं मिला, लेकिन उनको उस होस्ट का डेड टिश्यूज़ मिल गए, फिर वो इजीली खा सकते हैं उसको, इजीली उससे मतलब अपना डिपेंड रह सकते हैं। लेकिन जैसे इनको कोई प्रॉपर फूड मिल गया, प्रॉपर लिविंग टिश्यू मिल गया, तो साथ के साथ उस पर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। ठीक है। सो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स वो होते हैं जो है तो पैरासाइट, लेकिन डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी इक्वली डिपेंड कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे फैकल्टेटिव स्पैरोफाइट्स कहते हैं वो है स्पैरोफाइट्स, लेकिन वो लिविंग टिश्यू पे भी डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन जो फैकल्टेटिव स्पैरोफाइट्स वो ज़्यादातर हमारे 60% क्या होते हैं, स्पैरोफाइट्स होते हैं, और 30 to 40% क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। इसी तरह जो हमारे फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हैं, these are the 60 to 70% parasites and to 20 to 30% these are the spherophytes. So इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा। अब देखो एक थोड़ा बहुत हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा सा आपको लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया, किस तरह स्पोर से माइसीलियम की ग्रोथ होती है। सो जो स्पोर होता है जो फंजाई का, इज लाइक ऑफ अ सीड। इसको हम ऐसे सीड से कंपैरिजन करते हैं, सीड की तरह होता है। देखो सबसे पहले स्पोर में से एक हाइफी निकलती है, यानी हाइफी जो इसको हम ऐसे धागा कहते हैं। जैसे हमारे प्लांट के में सबसे पहले बीज में सबसे एक सीडलिंग निकलती है, एक मतलब एक पौधा निकलता है, एक छोटा सा प्लांट जर्मिनेट करता है। उसी तरह जो हाइफी क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, यानी कि एक छोटी सी ग्रोथ है, एक धागा है। सबसे पहले स्पोर में से एक हाइफी निकलती है, कुछ नहीं एक थ्रेड लाइक पार्ट होता है। वही हाइफी जब काफ़ी ज़्यादा ग्रुप ऑफ हाइफी इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। सो ये हमारी फंजाई का लाइफ साइकिल है। सबसे पहले स्पोर बनता है, स्पोर से क्या बनता है आगे, हाइफी, और ग्रुप ऑफ हाइफी को क्या कहते थे, माइसीलियम कहते थे, और माइसीलियम से आगे क्या बनती है, एक फंजाई की प्रॉपर बॉडी बनती है। सो ये लाइफ साइकिल चलता है हमारा, किस तरह स्पोर से हाइफी, हाइफी से माइसीलियम। अब सबसे पहले हम माइसीलियम की बात करेंगे। माइसीलियम क्या है, माइसीलियम इज अ फिलामेंटस वेजिटेटिव बॉडी। माइसीलियम की एक फिलामेंटस वेजिटेटिव बॉडी है, यानी कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ हाइफी, यानी कि जब काफ़ी ज़्यादा हाइफी इकट्ठे हो जाते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कह देते हैं। अब आएगी हाइफी। इन इंडिविजुअल ब्रांच ऑफ अ माइसीलियम विच आर जनरली यूनिफॉर्म इन थिकनेस, यूजुअली अबाउट 2 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, द हाइफी में बी सेप्टेड और द एसेप्टेड। जो हाइफी क्या होती है, जो इंडिविजुअल ब्रांच होती है माइसीलियम में, देखो जो यहाँ पे जो आपको इंडिविजुअल जो आपको ब्रांचेस दिखाई दे रही है, ये क्या हमारी हाइफी है। लेकिन जो ग्रुप ऑफ हाइफी, अगर आप सारी हाइफी को इकट्ठे कर दो तब ये क्या बन गया, माइसीलियम बन गया। ठीक है। सो माइसीलियम का जो डायमीटर होता है 2 से लेकर 10 माइक्रोमीटर का होता है, और हमारा जो हाइफी होता है 2 टाइप्स का होता है, एक तो सेप्टेड और दूसरा एसेप्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कोइनोटिक हाइफी। कोइनोटिक हाइफी वो होते हैं द सेप्टेड और द नॉन सेप्टेड। जो हमारे एसेप्टेड हाइफी होते हैं उनको क्या कहते हैं, कोइनोटिक्स हाइफी कह देते हैं। हैविंग न्यूक्लियस स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, इनका जो न्यूक्लियर क्या होता है, स्कैटर्ड करता है, इजिली मूव करता है। और जो हमारे सेप्टेड हाइफी होते हैं, द हाइफी है वह सेप्टा, जिनके अंदर सेप्टा होता है, जो कि क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने से रोकता है। सो अगर मैं इसको डायग्राम से आपको दिखाता हूँ, ये देखो अगर आप डायग्राम के अंदर आपको दो तरह की फंजाई दिखाई दे। सबसे पहले कौन सी है, सेप्टा हाइफी। सेप्टा हाइफी में क्या होता है, इस तरह की वो आपको थोड़ी सी वॉल्स, रेड कलर की आपको वॉल्स दिखाई दे रही होंगी, और वॉल्स के अंदर आपको ब्लू कलर का एक ब्लू कलर का स्फेरिकल बॉडी दिखाई दे रही होगी। ये कि हमारा न्यूक्लियस है।
सो देखो सेप्टा में क्या होता है, इस तरह की वॉल्स होती है, वॉल्स क्या करती है, न्यूक्लियस को एक एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं होने देती, यानी कि रिस्ट्रिक्शन कर देती है। लेकिन जो हमारा कोइनोटिक होता है, जिसको हम एसेप्टेट कहते हैं, इसमें ये वॉल्स नहीं होती है, इसमें इजीली मूव, इसमें जो हमारा न्यूक्लियस है इजीली मूव कर सकता है। लेकिन जो हमारा सेप्टेट होता है इसमें इजीली मूव नहीं कर सकता। सो इट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द सेप्टेट एंड द एसेप्टेट। एसेप्टेट में क्या होता है कि जो हमारा हाई, जिसमें लिखा हुआ डेफिनेशन के अंदर कि इसमें सेप्टेट में क्या होता है, परफॉर्मेशन बनी होती है, वॉल्स बनी होती है जो क्या करते हैं उसको मूवमेंट नहीं करने देती है। लेकिन कोइनोटिक में जो हमारा कोइनोटिक होता है उसमें मूव हो सकती है क्योंकि उसमें वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती है। सो ये टू टाइप्स की आईएफई होती है हमारी। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन ऑफ माइसिलियम। देखो माइसिलियम अपने आप को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकता है, और किस तरह मॉडिफाई कर सकता है, उसका क्या पर्पस है वो पढ़ेंगे। सो पर्पस क्या क्या होता है, मतलब माइसिलियम अपने आप को कैसे किन कंडीशन में मॉडिफाई कर सकता है। टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, फॉर न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए माइसिलियम अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है। टू रेजिस्ट और टॉलरेंट द अनफेवरेबल कंडीशन फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस को सर्वाइव करने के लिए वो अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है। इवन रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए भी अपने आप को वो क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। यानी कि न्यूट्रिशन पर्पस के लिए अपने आप को मॉडिफाई करता है ज़्यादातर, इवन सर्वाइवल के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है, और इवन अपने के लिए रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाई करता है। जहाँ तक हमें, अगर हम एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं मॉडिफिकेशन के वो किस में होते हैं, सर्वाइवल में। ज़्यादातर सर्वाइवल करने के लिए हमारा जो माइसीलियम में क्या करता है, अपने आप को मॉडिफाई करता है। सो देखो ये फर्स्ट मॉडिफिकेशन है जो फंजाई की, दैट इज राइजोइड। सो ये फर्स्ट मॉडिफिकेशन, इसके बारे में बात, जो राइजोइड है ये फर्स्ट टाइप की मॉडिफिकेशन है। सो इसके बारे में राइजोइड क्या होता है, दिस आर द रूट, जहाँ पे राइसा का मतलब क्या, रूट, और ओइडस का मतलब लाइक, यानी कि रूट लाइक मॉडिफिकेशन होती है। वैसे जो हमारे जो फंजाई है, दीज आर द जो इनकी जो बॉडी होती है, इनकी में इनकी बॉडी के अंदर रूट्स नहीं प्रेजेंट होती है, बिकॉज इनकी बॉडी क्या होती है, थैलस बॉडी होती है। थैलस बॉडी वो बॉडी होती है जिनके पास ना तो कोई स्टेम होता, ना ट्रू स्टेम्स होती, ना ट्रू लीव्स होती है, और ना ही ट्रू रूट्स होती है। यानी कि बिल्कुल इनमें से कोई भी चीज़ ट्रू नहीं होती, सभी क्या होती हैं, एज अ मॉडिफाइड होती है, यानी कि मॉडिफाइड पर्पज के लिए कहते हैं, यूज़ करते हैं। सो राइजोड, दीज आर द स्लेंडर रूट लाइक ब्रांचेस, ये कहते हैं रूट लाइक ब्रांचेस होते हैं, फाउंड इन द सबस्ट्रेट प्रोड्यूस इन द सम फंजाई। इट इज यूज फॉर द एनकरेजिंग द थैलस टू द सबस्ट्रेट। ये क्या करते हैं, थैलस को एनकरेज करे। थैलस क्या होती है, हमारी फंजाई की बॉडी को ही कह देते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। सो जो ये वाली टाइप की जो मॉडिफिकेशन है, किस कौन से पर्पज के लिए, न्यूट्रिशन पर्पज के लिए। ये कौन से पर्पस के लिए, न्यूट्रिशन पर्पस के लिए ये। सो इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारी बॉडी है, ये स्पोर्स है, ये एरियल हाइफी है। हाइफी में अगर आपको ये रूट्स लाइक जो बॉडी दिख रही है कि हमारा राइजोड्स है, जैसे हमें राइजोफर स्टोलीफर के अंदर देखना है, राइजोफर स्टोलीफर अक्सर हमें पोस्ट हार्वेस्टिंग डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्या करती है, जो हमारी थैलस बॉडी है उसको सबस्ट्रेट में, जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, जो होस्ट होता है, उसमें अपने आप को फिक्स करने में हेल्प करती है, इवन न्यूट्रिशन के अपटेक करने के लिए, क्योंकि ये रूट्स है, जो ये रूट्स का फंक्शन कर रही है। हालांकि ये रियल रूट्स नहीं, दीज आर द फॉल्स रूट्स, सिर्फ ये रूट्स का फंक्शन कर रही है, लेकिन ये रूट्स नहीं है। सो ये मॉडिफिकेशन कौन से पर्पज के लिए होती है, फूड के अपटेक के लिए होती है, न्यूट्रिशन पर्पज के लिए होती है। सो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन दैट इज स्क्लेरोटिया। सो जो ये वाली मॉडिफिकेशन है, ये कौन से मॉडिफिकेशन, दिस मॉडिफिकेशन डिपेंड अपॉन द सर्वाइवल। सो ये मॉडिफिकेशन जो माइसिलियम करता है फॉर सर्वाइवल के लिए करता है, अपने सर्वाइवल करने के लिए करता है। So it is a hard round, look like a mustard seed, cylindrical, elongated कैल्यूसेप्स के अंदर होता है, एंड डार्क कलर्ड ब्राउन रेस्टिंग बॉडी। ये क्या होता है, एक रेस्टिंग बॉडी होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्पोर होता है अपने आप के अपने आसपास एक वॉल्स क्रिएट करता है। जब उसको पता लग गया कि अब जो कंडीशंस है उसके लिए फेवरेबल नहीं है, अब थोड़ा जो इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके लिए फेवरेबल नहीं है, तो अपने आप को रेजिस्ट करने के लिए, अपने आप को क्लाइमेट से बचाने के लिए अपने आसपास एक वॉल्स क्रिएट करता है, कि एक मतलब कह सकते हैं कोटिंग से क्रिएट करता है। ये कोटिंग क्या करता है, इसको रेजिस्ट करती है फॉर अनफेवरेबल कंडीशंस। ये राउंड होती है, मस्टर्ड की सीड, यानी कि जो हमारे सरसों की सीड की तरह देखने को मिलती है, और ये बॉडी की होती है काफ़ी हार्ड बॉडी होती है। सो जो सेक्लोरिटियम अक्सर हमें देखने को मिलती है, सो ये किसके लिए होती है, इट इज़ फॉर देयर सर्वाइवल। सो ये माइसिलियम की जो मॉडिफिकेशन है, ये किसके लिए, फॉर द सर्वाइवल पर्पज। सो वी नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन दैट इज अ हॉस्टोरिया। सो जो ये मॉडिफिकेशन, ये भी कौन से पर्पस के लिए, न्यूट्रिशन पर्पस के लिए। ये कौन से पर्पस के लिए, न्यूट्रिशन पर्पस के लिए। देखो होस्टेरियम क्या में क्या होता है, इसको होस्टेरिया का मतलब होता है ड्रिंकर। इट इज अ आउटग्रोथ ऑफ द It is the outgrowth of the somatic hyphae, special absorbing organ produced on the certain hyphae by the parasitic fungi। ये एक आउटग्रोथ होती है हमारी सोमैटिक हाइफी की, जो क्या करती है, उसको पैरासाइटिक करते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन बाय द पियर्सिंग इनटू द लिविंग सेल। ये क्या करती है, ऑस्ट्रेरिया करता है उसको मतलब फूड के अपटेक करने के लिए, लिविंग टिश्यू में से फूड को अपटेक करने में हेल्प करती है। सो ऑस्ट्रेरिया अपरशिया दोनों ही, जो हमारा नेक्स्ट टर्म है अपरशिया, वो भी यही सेम फंक्शन करती है। ऑस्ट्रेरिया ये भी क्या करती है, न्यूट्रिशन पर्पज के लिए है।
सो अपरशिया ये क्या एक प्रेसिंग ऑर्गन होता है, द फ्लैटिंग टिप ऑफ द हाइफी और द जर्म ट्यूब एक्टिंग एज अ प्रेसिंग ऑर्गन। क्या प्रेसिंग ऑर्गन और करता है, ये क्या करता है, प्रेस करने के लिए होता है। मैं थोड़ा आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा डायग्राम इसके दिखाता हूँ, फिर आपको ये अच्छे से डेफिनेशन समझ आएगी। हाँ जी, सो आपको सभी को डायग्राम दिखाई दे रही होगी। डायग्राम में क्या होता है, ये देखो ये हमारा स्पोर है, ये क्या हमारा स्पोर है, स्पोर का ये देखो स्पोर में से जर्मिनेशन हुई, उसमें से एक बॉडी निकल रही है, आपको थोड़ी ये स्पोलन पार्ट दिखाई दे रहा होगा। ये स्पोलन पार्ट का तो इसको कहते हैं अपर्शिया। ये अपर्शिया कहता है मतलब फिक्स करने के, यानी कि जो हमारा हाइफी को होस्ट के सरफेस में फिक्स करने के लिए जो मॉडिफिकेशन करता है माइसीलियम, उस मॉडिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, अपर्शिया कहते हैं। उसी अपर्शिया में से एक मतलब आगे एक रीग्रोथ निकलती है। इस रीग्रोथ में से ये देखो ये रीग्रोथ क्या है, हमारा ऑस्टेरिया। ऑस्टेरिया क्या करता है, प्लांट्स को इंटरनली उसका जो फूड होता है उसको करता है एब्जॉर्ब करने के लिए यूज। सो आपको इस तरह दिखाई दे रहा है, अपरशिया एक प्रेसिंग ऑर्गन क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। और जो हमारा ऑस्टेरिया क्या कर रहा है, सेल में से फूड को अपटेक कर रहा है, यानी कि डीपली पेनिट्रेट कर रहा है। देखो जो हमारा फंजाई है, जो हमारा फंजाई का हाइफी होता है, जो माइसिलियम होता है, ये डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं कर सकता, सीधे डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकता इसको, मतलब ये डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकता। इसको डायरेक्ट एंट्री करने के लिए कोई ना कोई मॉडिफाई चाहिए होती है। इसीलिए जो इस मॉडिफिकेशन को अपने आप को प्रेसिंग करने के लिए, यानी रिकोनाइज करने के लिए जो बॉडी मॉडिफिकेशन होती है उसको क्या कहते हैं, अपर्शिया। अब देखो अपर्शिया तो आ गया, अब उसको जो हमारा माइसिलियम की बॉडी है उसको डीप जाना, प्लांट के डीप जो प्लांट टिश्यूज के डीप के अंदर जाके उसका फूड अपटेक करना। सो जो अपटेक करने के लिए जो उसकी अपने आप को मॉडिफाई करता है, उस मॉडिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, होस्टेरिया कहते हैं। होस्टेरिया क्या करता है, फूड को अंटर नहीं, देखो कुछ होस्टेरिया होते हैं जो हमारे सेल्स के बीच में जाके उसका फूड अपटेक करते हैं, जिसका आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें कुछ सेल के अंदर जाके, बिल्कुल सेल के अंदर जाके उसका अपटेक कर रहे हैं, और कुछ क्या करते हैं, बाहर से अटैक करते हैं। सो ऑस्ट्रेरिया क्या करता है, फूड ऑब्जॉर्विंग ऑर्गन होता है। अब आपको अच्छे से डेफिनेशन समझ आएगी। सो देखो सबसे पहले ऑस्ट्रेरिया क्या, इट इज आउटग्रोथ ऑफ सोमैटिक हाइफी। ये आउटग्रोथ होती है सोमैटिक हाइफी की, जो कि एब्जॉर्विंग ऑर्गन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या कर रहा है, फूड को एब्जॉर्व कर रहा है। फूड को एब्जॉर्व करने के लिए, होस्ट में से फूड को एब्जॉर्व करने के लिए जो मॉडिफिकेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, होस्टेरियम कहते थे। और इसको एज अ ड्रिंकर भी कहते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन बाय द पियर्सिंग इनटू द सेल। ये क्या करता है, पियर्स करते हैं, उसमें से छेद करता है। उसके बाद जो अपोर्शिया, अपोर्शिया कहता है, इसका मीनिंग होता है टू प्रेस अगेन, यानी किसी चीज को प्रेस करना। ये क्या होता है, एक फ्लैटन टिप ऑफ हाइफी होती है, जिसको आपको जिस तरह से ये क्या कर रहा है, प्रेसिंग ऑर्गन जो क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा किस तरह ये प्रेस करके फूड को क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है। सो ये क्या होता है, मिन्यूट इन्फेक्शन पैक होती है, मतलब पैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, सो ये क्या टर्म थी हमारी, ऑस्ट्रेरिया और फंजाई। ओके स्टूडेंट्स, उसी के साथ ही हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है 5.1। हालांकि जो फंजाई के जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजी अभी अभी खत्म नहीं, अभी हमने इसकी रिप्रोडक्शन करनी है, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करनी है, और थोड़ी बहुत इसकी आगे जो इसके कुछ पार्ट्स जो रह गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर 5.2 के अंदर डिस्कस करेंगे। कि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और इस वीडियो को लाइक करना और मैक्सिमम फ्रेंड्स को आपने शेयर करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।